आखिर ऐसी कौन सी डील साइन हुई है भारत और म्यांमार के बीच में, जिसके कारण जो पश्चिमी देश हैं वो भारत के प्रति विरोध दर्ज करवा रहे हैं, उनको समस्या हो रही है और भारत की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पहली बार चाइना की एक बड़ी हार नजर आ रही है कि चाइना के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के बावजूद म्यांमार ने एक ऐसी डील साइन कर ली है जिसके बाद चाइना अब म्यांमार से थोड़ा दूर नजर आएगा। आखिर न्यूज़ क्या हो जाती है और क्यों ये वैश्विक स्तर पर इतना ज्यादा भारत की नीति की चर्चा हो रही है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर म्यांमार ने प्रॉमिस किया है कि भैया भारत जो है, भारत की जो टेरिटरी हो जाती है और जो म्यांमार की टेरिटरी हो जाती है, तो कभी भी म्यांमार की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ इन फ्यूचर नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार से म्यांमार किसी अन्य देश के इन्फ्लुएंस में आकर के भारत के साथ कभी भी अपने संबंधों पर जो सवाल है, प्रश्न चिन्ह है या फिर उनके खिलाफ अपनी धरती का यूज करने देना, ये सब कुछ नहीं करेगा। वो भारत का एक अच्छा दोस्त है और अच्छा दोस्त बन करके ही रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हाल ही में यहाँ पर म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख हैं वो इंडिया विजिट पर आए थे और जैसे ही वो इंडिया विजिट पर आते हैं, एक तो पश्चिमी देशों में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और दूसरा दोगलापन देखिए पश्चिमी देशों का। जब चाइना सेम ये काम कर रहा था तो उनको आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इंडिया ने एक स्टेप आगे बढ़ाया, पश्चिमी देशों को समस्या हो गई और भारत की नीति के खिलाफ यहाँ पर वो मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं। आगे आ जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं। इंडिया पीएम मोदी मीट्स म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट लीडर इन न्यू दिल्ली, जिनसे इन्होंने मुलाकात यहां पर करी है। ये हो जाते हैं म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑन्ग ह्लाइंग, क्योंकि वहां पर सेना का शासन है इसलिए सैन्य प्रमुख उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। ये आश्वासन भी ऐसे समय आया है जब भारत म्यांमार सीमा पर सक्रिय पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवादी संगठन है, मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और विदेशी लड़ाकों की गतिविधियों को लेकर के नई दिल्ली में चिंताएं बढ़ गई हैं। जब भी हम मणिपुर विवाद की बात करते हैं, जब भी हम मणिपुर में हिंसा की बात करते हैं, तो कई बार ये आरोप लगाया गया कि म्यांमार की तरफ से यहाँ पर हथियार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लड़ाकू भेजे जा रहे हैं और अस्थिरता पैदा करी जा रही है। और ये सारा का सारा काम चाइना के इन्फ्लुएंस में म्यांमार से होता हुआ इंडिया में एंटर किया था। अब इसी चीज को यहां पर म्यांमार ने काउंटर किया है और बोला है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है तो वो सख्त एक्शन लेगा, प्लस जो म्यांमार का लैंड है वो कभी भी इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होगा। हालांकि ये जो बयान है ये कूटनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे कि वर्तमान में हमारी रणनीतिक और सुरक्षा चिंताएं बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर जो यहाँ पर ध्रुवीकरण की चीजें चल रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हमारा बन रहा है, तो इस पर बहुत ज्यादा कंसर्न इंडिया को रहता है और पड़ोसी देश अगर भारत के साथ ना हो तो भारत की चिंताएं और डबल हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लुएंस चाइना ने भारत के पड़ोसी देशों में बना रखा है वो भारत की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो इन्होंने वादा किया है क्या ये वाकई व्यावहारिक साबित होगा या फिर ये सिर्फ वादा करके ही चले गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। मिन ऑन्ग ह्लाइंग की भारत यात्रा के बारे में बात करें तो भैया अंतिम यात्रा जो इंडिया में हुई थी, कोई आया था म्यांमार की तरफ से, दैट इज 2019। अब 2019 के बाद अभी इनकी यात्रा हुई है। ये बोध गया वगैरह सब कुछ घूमेंगे, गौतम बुद्धा से ज्ञान प्राप्ति को ये बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसलिए बुद्ध की पूजा करते हैं, तो इसलिए से पूरा ये घूमेंगे वो क्षेत्र जहां जहां पर गौतम बुद्ध के बारे में बातचीत होती है। एक बार म्यांमार में जो पृष्ठभूमि रही है म्यांमार की, इससे पहले कि हम आगे बढ़े वो भी समझ लें कि भैया सैन्य शासन कब कब रहा, कितनी बार रहा, तो आप देखोगे कि सैन्य शासन ही म्यांमार में ज्यादातर रहा है। और जो लास्ट सरकार गिरी ना आंग सान सू की वो कैसे गिरी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी 2021 को यहाँ पर लास्ट टाइम तख्ता पलट किया था, जहां पर स्टेट काउंसलर जो आंग सान सू की है इनकी सरकार गिरा दी गई थी और वहीं से राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी भी आंग सान सू की गिरफ्तार है यहाँ पर। फिलहाल राजधानी नेपिता में 27 साल की सजा वो काट रही हैं और इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन ऑन्ग ह्लाइंग इन्होंने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था और तब से 2 साल से आपातकाल की घोषणा कर रखी थी, जिसको आगे और बढ़ा दिया गया था। ये पूरा सिचुएशन रहा था 2021 में जब लास्ट आंग सान सू की सरकार गिरी। सरकार गिरने के पीछे का कारण यही था कि बोला जा रहा था
कि इन्होंने जो वोटिंग है इसमें घपला किया है। तो बहुत बड़ा सैन्य प्रदर्शन होता है, सैन्य दमन, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फाइनली इनको क्विट करना पड़ता है, जस्ट लाइक हम अदर नेशंस देखते हैं जैसे नेपाल और बांग्लादेश में होता है यहाँ पर। अब म्यांमार के जो विद्रोही गुट है जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पर टारगेट किया है पश्चिमी नेशन ने, वो मैं बता देती हूँ वो क्यों टारगेट कर रहे हैं। पहले तो ये विरोधी ग्रुप देख लो जो अभी म्यांमार में काम कर रहे हैं। अब म्यांमार में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पूरे म्यांमार में कोई एक ही विरोधी गुट नहीं हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग पोर्शन में अलग अलग विरोधी गुटों का कब्जा हो जाता है और वो अपनी तरीके से अपनी सरकार चलाते हैं। जैसे कि म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है यहाँ पर, अरकाना ये सबसे ज्यादा फेमस है, 2009 से रखाइन प्रांत बांग्लादेश से सटे इलाके पर इसका प्रभाव है। तांग नेशन लिबरेशन आर्मी यहां पर हो जाती है जो 1992 में गठित हुई। काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी हो जाती है, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। क्यों? क्योंकि भैया 1961 में ये अरुणाचल और चीन से सटे जो चीनी साम्राज्य है यहाँ पर सक्रिय हो जाती है। तो ये दोनों का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। अब पश्चिमी देशों का इसको लेकर के क्या दृष्टिकोण है, क्यों ये बीच में उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की ये जो बातचीत हुई है या भारत इस तरीके से एक सैन्य जो नेता है उसको बुला करके उनके साथ डील फाइनलाइज कर रहा है, रणनीतिक बातचीत कर रहा है, ये गलत है। तो कई पश्चिमी देशों ने सैन्य शासन को मान्यता देने से परहेज किया है। उन्होंने बोला है कि भारत को किसी भी नेशन में अगर सैन्य शासन है तो उसको मान्यता नहीं देना चाहिए, यानी कि उनके लीडर को नहीं बुलाना चाहिए और उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। जबकि ये सेम काम चाइना हमसे पहले कर चुका है, तो सैन्य जो जितने भी पश्चिमी देश हैं उनको सैन्य शासन नजर नहीं आया, ना उनको कोई आपत्ति हुई। लेकिन जब भारत ने स्टेप उठाया तो उनको आपत्ति हो जाती है। देखिए कितना बड़ा पश्चिमी देशों का दोगलापन है। अब सैन्य सरकार पर प्रतिबंध लगाए हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ भी ये बोला जा रहा है कि म्यांमार को जैसे हम लोगों ने अलग थलग कर रखा है ना, वैसे भारत भी इसको अलग थलग कर दे। क्यों कर दे भाई, वो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। और जहां पर भी सैन्य सरकार होती है वहां पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं कुछ इंटरनेशनली और उसको अलग थलग करने की मांग करी जाती है। इस आलोचनाओं में यहाँ पर मानवाधिकार संगठनों और कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत यात्रा से सैन्य शासन को यहाँ पर वैधता मिल रही है। पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है कि सैन्य शासन को वैधता दी जा सकती है। उनका आरोप है कि हाल में कराए गए चुनाव सत्ता पर सैन्य नेतृत्व की पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए थे और भारत को इस पर मान्यता नहीं देनी चाहिए। अब जैसे ही पश्चिमी देशों में विरोध शुरू हुआ, एंटी इंडिया ऐसा प्रोपेगेंडा टाइप का चला, तो यहाँ पर विक्रम मिस्त्री आते हैं और उन्होंने आधिकारिक अपना रुख अपनाते हुए बोला कि भारत जो है वो किसी के फटे में कभी टांग नहीं अड़ाता है, ठीक है। ये लैंग्वेज भले ही हमारी थोड़ी सी वो हो सकती है, बट द थिंग इज दैट कि हम भाई वहां पर जो शासन है जो से उसका सम्मान कर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, इन्होंने कहा कि भारत म्यांमार की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं करता कि वहां पर कैसी राजनीतिक व्यवस्था है। भारत ये देख रहा है कि अच्छा इस व्यवस्था में ये लीडर है तो हम उनसे बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात हो जाती है। भारत का मानना है कि निरंतर संवाद जरूरी हो जाता है जब वो आपका पड़ोसी देश होता है। भले ही कोई दूसरा देश हो, अलग हो, तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश है और इससे हम बातचीत करेंगे ताकि हमें वहां पर क्या चल रहा है एटलीस्ट ये तो पता रहे। अगर पता चला हमने अलग थलग कर दिया, हमारा प्रतिद्वंदी चाइना वहां पर घुसा पड़ा है, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा और इसलिए इंडिया को पता है इंडिया को क्या करना है। भारत के अनुसार म्यांमार को अलग थलग करने की नीति सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना कम हो जाती है और भारत यहाँ पर पॉजिटिव रुख अपना रहा है म्यांमार के साथ। तो हमारा संवाद करना, सहभागिता करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिया ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया हमारी बाउंड्री कितनी लंबी टच हो रही है म्यांमार के साथ, प्लस हमारे 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य है उनके साथ सीमा लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चाइना का आधिपत्य रहता है, तो कैसे हम म्यांमार से बात ना करें? जब भी हमें चाइना को टैकल करना होगा म्यांमार का यूज कर सकते हैं। प्लस मणिपुर जहां पर हिंसा फैलाई जा रही थी, किसके थ्रू? म्यांमार के थ्रू। तो कैसे हम म्यांमार से बात ना करें जब हमारी सीमाएं इससे लग रही हैं? 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, इंडिया इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है म्यांमार भाई, इसलिए हम बातचीत करें। तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? चलो अब आ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर आपके घने जंगल, पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम भूभाग है जहां से आसानी से तस्करी भी हो सकती है, आसानी से यहाँ पर किसी भी प्रकार की घुसपैठ भी करी जा सकती है और कई उग्रवादी संगठन हमारे पूर्वोत्तर की सीमा पर इसी प्रकार से आते भी हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें। म्यांमार की सबसे बड़ी चुनौती कि यहाँ पर सीमित सरकारी नियंत्रण हो जाता है। जब से 2021 से सैन्य तख्तापलट हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता बनी है। अब वर्तमान में म्यांमार में सैन्य सरकार का कई सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभाव नियंत्रित
नहीं है। चिनराज, संगाइन क्षेत्र, रखाइन जैसे क्षेत्र हैं जहां पर जातीय सशस्त्र संगठन हो जाते हैं और इसका प्रभाव स्थापित हो चुका है, जिसको कहते हैं हम एथिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसी स्थिति में सरकार की राजनीतिक इच्छा और वास्तविक नियंत्रण के बीच बड़ा अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब सीमावर्ती क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण है? अब कुछ ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर विद्रोही समूह है, कुछ ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर सेना का क्षेत्र हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप भारत म्यांमार सीमा में कई हिस्सों में वास्तविक सत्ता जो है वो आपकी न्यायपीड़ा की बजाय स्थानीय सशस्त्र संगठनों के हाथ में हो जाती है। तो इसलिए हमने सेना से तो बात किया ही है, साथ ही साथ जो भारत के साथ सीमा लगे हुए हैं और वहां पर स्थानीय जो सशस्त्र बल हैं उनसे भी हमने अपने संवाद स्थापित किए, यानी कि 2 फ्रंट पर हम काम कर रहे हैं। एक तो जो मेन है, अपने आप को कहते हैं कि पूरे म्यांमार के हम राष्ट्रपति हैं, और दूसरा वो जो हमारे रीजनल ग्रुप्स हैं जिनके साथ बातचीत करना जरूरी है। तो भारत की दोहरी रणनीति हमने अपनाई है, क्योंकि रीजनल ग्रुप से भी बात करना जरूरी है और जो मेन लीड है उससे भी बात करना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट म्यांमार इसलिए भी है कि हमारा जो कलादान प्रोजेक्ट चल रहा है इसका सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिससे हम अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ तक पहुँच बना पाते हैं। लेकिन अगर हम कलादान देखें कि हमें बाईपास करना है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी जो स्थितियाँ हैं वो बहुत सुंदर नहीं रह गई हैं, बहुत अच्छी नहीं रह गई हैं। आए दिन कुछ ना कुछ बांग्लादेश स्टेटमेंट देता रहता है जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, तो यहाँ पर थ्रेट पहुँचाता रहता है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के यहाँ पर चिंता रहती है। तो इसका अल्टरनेटिव हमें चाहिए, और अल्टरनेटिव हम कलादान प्रोजेक्ट से लेकर के आए हैं। और ये कलादान प्रोजेक्ट तभी हमारा सफल हो सकता है जब म्यांमार के साथ हमारे संबंध और संवाद बेहतर हो, निरंतर हो। और इसलिए इंडिया अपनी रीजनल सिक्योरिटी देखेगा कि इंटरनेशनली आप कह रहे हो कि नहीं सैन्य सेना से बात नहीं करनी तो हम आपकी बात मान लेंगे। हमारी क्या स्थिति है हमें वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो संपर्क मार्ग है, समुद्री संपर्क मार्ग है, वो स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए जहां से ये हमारा प्रोजेक्ट गुजर रहा है वहां पर अरकाना आर्मी जैसा सशस्त्र संगठन का प्रभाव है, इसलिए हमने अरकाना आर्मी से भी बातचीत करी। ये वही अरकाना आर्मी हो जाती है जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अभी कार्य कर रही है। आगे आते हैं। भारत लंबे समय से आरोप लगाता भी रहा है कि भारतीय उग्रवादी संगठन म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के सुरक्षित ठिकानों पर जाकर के छिप जाते हैं और वहीं से ये प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं, वहीं से हथियार जमा करते हैं, वहीं भर्ती अभियान करते हैं और फिर उसके बाद आकर के हमारे जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं वहां पर हिंसा वगैरह फैलाते हैं। तो अब म्यांमार इसको भी टारगेट करेगा, अब म्यांमार इनको भी देखेगा और अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो वो इंटेल शेयर करेगा किसके साथ? इंडिया के साथ, ताकि ऐसा कुछ ना हो। साथ ही साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंधों की भी यहाँ पर जटिलता दिखाई देती है। तो भारतीय म्यांमार सीमा केवल राजनीतिक सीमा नहीं है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर नागा, कुकी-चिन, मिजो जैसे समुदाय सीमा के दोनों ओर निवास करते हैं और इसके बीच पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बने हुए हैं। लोगों ने शादियां कर रखी हैं, तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है भैया कि हम अपने संबंधों को और स्टेबल करें। अब विदेशी लड़ाकों की मौजूदगी यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन युद्ध तकनीकी सिखाई जा रही है। यहाँ पर विरोधी समूह जो है वो सैन्य प्रशिक्षण देने का आरोप लगाते रहते हैं। विदेशी नागरिकों को म्यांमार में जमा किया जाता है और जहाँ पर चाइना का बहुत बड़ा आधिपत्य नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए जरूरी था कि कोई बड़ा डील साइन किया जाए और इंडिया ने वही किया है कि देखो तुम्हारे यहाँ जो हो रहा है वो एंटी इंडियन नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजों में इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ अभी तक जिसको वो गोल्डन ट्रायंगल कहता था उसको अब उसने नाम भी चेंज कर दिया है। ये वाला पोर्शन उसने डेथ ट्रायंगल कर दिया है और इधर आपका उसने कर दिया है डेथ क्रेसेंट, क्योंकि इसको पहले वो बोलता था गोल्डन क्रेसेंट, इसको बोलता था गोल्डन ट्रायंगल। इसको भी उसने नाम चेंज करके इसलिए रखा क्योंकि भैया जिस प्रकार से यहाँ पर परिस्थितियाँ बदली हैं, राजनीति बदली है, आधिपत्य चाइना का आया है, BRI शुरू हुआ है, इंडिया को ये समझ में आया है कि भाई ये जो क्षेत्र हो जाते हैं वो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए म्यांमार लंबे समय से गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र का हिस्सा रहा है, जो विश्व के सबसे बड़े अवैध नशीले पदार्थ उत्पादित क्षेत्रों में गिना जाता था। सीमावर्ती क्षेत्रों में कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण के कारण यहाँ पर हीरोइन, मेथाफेटामाइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी लगातार बढ़ी है और हाल के वर्षों में यहाँ पर म्यांमार में जो साइबर धोखाधड़ी है वो भी बढ़ी है, जिसके कारण ये स्टेप लेना पड़ा। चीन का प्रभाव जो यहाँ पर बढ़ता रहता है, कैसे? BRI में शामिल करने के लिए बोल रहा है। उसने अरकाना आर्मी के साथ भी यहाँ पर डील फाइनलाइज करी थी रखाइन क्षेत्र में कि भैया
या हम आरईरीज आपसे लेंगे। तो ये सारे काम तो चाइना कर रहा है। चाइना वहां पर बुनियादी ढांचा परियोजना चला रहा है, राजनीतिक जो संपर्क है वो बनाए हुए है। चाइना खुद नहीं चाहता कि म्यांमार में स्थिरता है। वो एक तरफ जो रीजनल ग्रुप्स है उनको आर्म देता है और दूसरी तरफ जो सैन्य शासन है उसको सांत्वना देता है। तो वो दो फ्रंट पे काम कर रहा है कि ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध रुका तो उसने जो रीजनल ग्रुप के साथ यहाँ पर डील साइन कर रखी है आरईरीज की, वो उसकी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि कच्चा आरईरी वो यहाँ से म्यांमार से बहुत सस्ते दामों पर खरीदता है, क्योंकि म्यांमार के पास किसी भी प्रकार का रिफाइन करने का रिसोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो चाइना रिफाइन करता है और पूरे वर्ल्ड को सेल आउट कर रहा है। तो इंडिया को भी इसका फायदा ऑफ कोर्स लेना चाहिए। जब चाइना हमसे पहले ये फायदा ले चुका है, चाइना के माध्यम से वहां पर अपना प्रभाव बढ़ रहा है। भारत नहीं चाहता कि म्यांमार पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में आए, और यही कारण है कि 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद भी भारत ने म्यांमार के साथ संवाद जारी रखा और बातचीत को एक नए आयाम पर ले जाने की सोची है। क्या म्यांमार अपना वादा वाकई निभा पाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अस्पष्टता जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? तो व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में म्यांमार एक विभाजित संघर्षग्रस्त देश है, जहां पर कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर सरकार का प्रभाव सीमित है। ठीक है, सरकार के साथ तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन जो रीजनल ग्रुप अलग अलग यहाँ पर है, तो इसकी वजह से अगर पूरे म्यांमार के ठेके की बात करें तो सरकार के पास नहीं हो जाता है ना। देखो, अब जैसे भारत पहली बार म्यांमार के एक शक्तिशाली विद्रोही संगठन काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी, इसके साथ हमने रेयर अर्थ खनिजों के नमूने जुटाने के लिए डील फाइनलाइज करी थी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि हर जगह जो ग्रुप है वो अलग हो जाते हैं, जो रीजनल ग्रुप है वो अलग अलग है, उन सबके जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ये पूरे म्यांमार में डिवाइडेड है, कहीं पर इसका है, कहीं पर इसका है, कहीं पर इसका है, कहीं पर इसका है। तो अगर हमने एक सैन्य शासन से बात कर ली तो क्या पूरे म्यांमार की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई? नहीं, क्योंकि अगर एक हमारे साथ है तो एक चाइना के साथ है। यहाँ पर ये समस्या हो रही है। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो अपने क्षेत्रों के लिए आश्वासन तो दे दिया, लेकिन बाकी क्षेत्रों के लिए इंडिया को अपनी तरफ से स्टेप उठाना होगा। यानी कि हमें रीजनल ग्रुप के साथ भी बातचीत करनी होगी, जो इंडिया ने शुरू भी कर दी है, और यहाँ पर काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी से बातचीत का वादा भी दे दिया है। तो अभी प्रेजेंट समय में जहां जहां पर जो जो क्षेत्र है वहां वहां पर इंडिया अपने आधिपत्य को पुष्ट कर रहा है, बातचीत संवाद को जारी रख रहा है। पश्चिमी देश चाहे किसी भी प्रकार की वार्ता करते रहे, भारत का कहना है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हम डिसाइड करते हैं। आप हमें ये नहीं बता सकते हो कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर हम काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी की बात करें तो ये काचिन स्वतंत्रता सेना और म्यांमार का एक प्रमुख सशस्त्र विद्रोही समूह है, जो दशकों से म्यांमार की सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है। तो जो सरकार के विरुद्ध है उससे भी हमने डील साइन कर ली, और जो सरकार है उससे भी हमने डील यहाँ पर साइन कर ली है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।